Hello everyone, welcome to Ada 24/7 and I'm your educator for LAQP 01 English Literature and आज की ये वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास क्योंकि इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ किसके इंग्लिश लिटरेचर नॉट ब्रिटिश लिटरेचर क्योंकि लगता है लोगों को कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स ब्रिटिश लिटरेचर से ही हैं, लेकिन ब्रिटिश लिटरेचर के अलावा भी बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में। अगर आपने इन राइटर्स को कर लिया ना प्रिपरेशन में, देन आप लोगों के 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे क्योंकि अदर स्टूडेंट्स ने इन राइटर्स को प्रिपेयर नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे देन आपने इन राइटर्स को प्रिपेयर किया होगा, तो ऑब्वियसली आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री के। ओके, बस आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो के साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाने हैं एंड अच्छे से समझना है। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर के लिस्ट में आ जाती है मार्गरेट एटवुड। शी वॉज बॉर्न इन 1939 एंड शी वॉन 2 टाइम्स बुकर प्राइज। 2 बार उन्हें बुकर प्राइज मिल चुका है। 1 उनकी नोवेल के लिए द टेस्टामेंट के लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था इन 2019 एंड सेकेंड टाइम हैंडमेड्स टेल इन 1985। तो ये 2 उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जिनके लिए मार्गरेट एटवुड को बुकर प्राइज मिला था। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, मार्गरेट एटवुड जो कि एक कैनेडियन राइटर हैं, 2 टाइम्स बुकर अवार्डी हैं एंड कौन से 2 वर्क्स के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला था। एंड मार्गरेट एटवुड अपने वर्क में यूजुअली किसकी बात करती हैं? इन हर वर्क वी सी यूजुअली द काइंड ऑफ मल्टीपल themes just like gender, identity, religion, myths and power of language, power of politics। ये सारी की सारी बेसिक थीम है जो कि हमें इनके वर्क्स के अंदर देखने के लिए मिलती है। नाउ इफ टॉकिंग अबाउट द हैंडमेड्स टेल जो कि जिसके लिए उन्हें बुकर प्राइज मिला था, विच इन 1985 में उन्होंने ये वर्क लिखा था विद set near future where a horrific situation arise and women were used just to produce baby। ये पूरा हैंडमेड्स टेल एक वर्क है जहाँ पर एक फ्यूचर में ये सेट किया गया है एंड पूरे वर्क में मार्गरेट एटवुड इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं कि एक्चुअली में इन फ्यूचर वुमेन को क्या बना दिया जाएगा, एज अ ऑब्जेक्ट वुमेन को यूज़ किया जाएगा। एंड जब उन्होंने ये वर्क लिखा था उस टाइम पर भी वुमेन की कंडीशन, वुमेन की सिचुएशन ऐसी ही थी, तो इसी वजह से उन्होंने ये वर्क लिखा था। इस वर्क के अंदर मार्गरेट एटवुड ने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे आने वाले टाइम पर वुमेन को एज अ प्रोडक्ट, एज अ मशीनरी यूज़ किया जाएगा जस्ट टू प्रोड्यूस बेबी। तो जस्ट लाइक हैंडमेड्स टेल यहाँ पर भी क्या होता है, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, उन लोगों को यूज़ किया जाता था टू प्रोड्यूस बेबी। ओके, नाउ बट आप लोगों को और क्या चीज़ें अगर मैं बात करूँ बेसिक समरी की, तो सबसे पहले तो उन वुमेन्स को यूज़ किया जाता था जस्ट टू प्रोड्यूस बेबी फॉर द कमांडर्स and the ruling class men, because in this era of environmental pollution and radiation caused the infertility in women, where only few women left who were fertile, क्योंकि because of industrialization and because of the high pollution and radiation, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई थी, यानी कि वुमेन अब बच्चे पैदा करने के लिए वो फर्टिलिटी नहीं बची थी, जिसकी वजह से वुमेन को यूज़ किया जाता था, जो फर्टाइल वुमेन थी उनको यूज़ किया जाता था टू प्रोड्यूस अ बेबी। ओके, तो ये पूरी टेल बेसिकली इसके ऊपर है। नाउ इनका नेक्स्ट वर्क आ जाता है ओरेक्स एंड क्रैक। नाउ ये वर्क क्या है, दिस वर्क इज अ साइंस फिक्शन नोवेल विच फोकसेस ऑन अ पोस्ट एपोकैलिप्टिक कैरेक्टर। ठीक है, कौन है?
कैरेक्टर का नाम स्नोमैन। नाउ दिस कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्नोमैन क्या था, स्नोमैन जो था एक कैरेक्टर था इस वर्क के अंदर जो कि नॉट कम्प्लीटली, ना तो वो कम्प्लीटली ह्यूमन था और ना ही कम्प्लीटली वो एक एनिमल था। तो वो कह सकते हैं कि लाइक होता नहीं है कि हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। तो जस्ट लाइक ये कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है कैरेक्टर का? स्नोमैन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट राइटर की हम बात कर रहे हैं एल्डोक्स हॉक्सली। He was born in 1894 से 1963 तक। Now Housley, she is an English novelist and philosopher। कौन थे? English novelist and philosopher थे। He is very famous for his dystopian science fiction। आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने डिस्टोपियन साइंस फिक्शन लिखी थी जिसका नाम क्या था? ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक ऐसे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है जो कि फ्यूचर में आने वाला है। वर्ल्ड जहाँ पे फुल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, फुल मशीनरीज है। तो क्या मतलब कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो जितनी भी डिसएडवांटेजेस हैं वो इन्होंने अपने द ब्रेव न्यू वर्ल्ड इस वर्क के अंदर इन्होंने रिप्रेजेंट की है। ओके, तो बेसिकली लाइक दिस इज अ डिस्टोपियन नोवेल। नाउ एक क्या होता है यूटोपियन नोवेल एंड अदर इज डिस्टोपियन नोवेल। यूटोपियन नोवेल जहाँ पर लाइक एक पॉजिटिव साइड, एक पॉजिटिव प्लेस दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल रियल लाइफ में प्रेजेंट नहीं करता, यानी कि एक इमेजिनरी हेवन लाइक प्लेस। और डिस्टोपियन नोवेल क्या होती है? जो कि एक हेल लाइक प्लेस रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारी डिस्टोपियन नोवेल्स होती हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर हम बात करें इंडियन इंग्लिश राइटिंग की या इंडियन लिटरेचर हमारे सिलेबस के अंदर है, तो उसके अंदर आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर 1861 में बॉर्न हुए थे एंड डाई इन 1941। अब क्वेश्चन आते कैसे हैं? बेसिकली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो फिर इनके कलेक्शन वर्क से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि लाइक ये वर्क किसका है, ठीक है, होता है ना मैच द फॉलोइंग समथिंग लाइक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। नाउ टैगोर अ वेल अक्लेम इंडियन ऑथर, वी ऑल नो कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एंड अक्लेम इंडियन राइटर रहे हैं, ऑथर रहे हैं। नाउ हु प्रीडोमिनेंटली रोट इन बंगाली लैंग्वेज। पहले वो कौन सी लैंग्वेज? बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते थे। वॉज इक्वली बट ही वॉज इक्वली ग्रेट इन राइटिंग पोएट्री एंड फिलोसफिकल वर्क। नाउ म्यूजिक, आर्ट सभी के ऊपर ये वर्क लिखा करते थे। टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन बने थे टू विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930। नाउ बट यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर 1930 में इनको पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। लाइक आपको पर्टिकुलरली डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर एंड ये पहले इंडियन थे। नाउ आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले इंडियन राइटर कौन से थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था? अगर पता है तो तुरंत कमेंट करके बताओ, अगर नहीं पता तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर दूंगी। ओके, नाउ देयर आर मेनी वर्क्स जो कि इन्होंने लिखे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इनका गीतांजलि वर्क जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। गीतांजलि जो पोएम इन्होंने लिखी है वो इम्पॉर्टेंट है। गीतांजलि के अलावा होम एंड द वर्ल्ड इज अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि कहाँ पर सेट है? सेट इन बैकड्रॉप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। गीतांजलि जो कि ओरिजिनली 1910 में लिखी थी, ओरिजिनली रिटन इन बंगाली लैंग्वेज, एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ 166 से लेकर 167 पोएम्स हैं।
आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि गीतांजलि एक्चुअली में है क्या, क्या ये पोएम है या कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। तो गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसके अंदर अप्रॉक्स 166 या 167 पोएम्स मिलती हैं गीतांजलि के अंदर, जो कि किन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। नाउ गीतांजलि का मीनिंग क्या है? अब क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो कई बार ऐसा होता है कि वो हिंदी में आपसे नहीं पूछते, हिंदी में नहीं लिखा होगा वहाँ पर गीतांजलि, बल्कि गीतांजलि की जगह वहाँ पर क्या मेंशन होगा, वहाँ पर मेंशन होगा सॉन्ग्स ऑफ सफरिंग्स, सॉन्ग्स ऑफ सफरिंग वहाँ पर मेंशन होगा। एंड दिस इज द टाइम जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर में सॉन्ग्स ऑफ सफरिंग तो नहीं लिखी थी, तो वहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे आप मिस्टेक। तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को क्या, गीतांजलि का मतलब क्या है? गीतांजलि का मतलब है सॉन्ग्स ऑफ सफरिंग। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि गीतांजलि जो वर्क ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? नाउ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में W.B. ईस्ट, जो कि एक इरिश राइटर हैं, W.B. ईट्स, उन्होंने हेल्प की थी रविंद्रनाथ टैगोर की टू ट्रांसलेट गीतांजलि। यहाँ से मेजरली देखो, पहला क्वेश्चन वो गीतांजलि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि रविंद्रनाथ टैगोर किसको, पहले कौन से ऐसे इंडियन ऑथर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। थर्ड क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा कि किसने हेल्प की थी गीतांजलि को ट्रांसलेट करने में इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो आई होप कि अभी तक आप लोगों को यहाँ ये पूरा पॉइंट क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट ऑथर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, ऑड वन आउट, पिक ऑड वन आउट, जहाँ पर आपको कुछ वर्क्स दिए जाएंगे एंड साइड में कुछ राइटर्स के नाम दिए जाएंगे एंड आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि ये क्या राइटर ने ये वाला वर्क लिखा है या नहीं लिखा। तो वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर क्वेश्चन में पूछा जाएगा एंड कुछ उनके वर्क्स दिए जाएंगे, तो उनके वर्क्स आप लोगों को पता होना इम्पॉर्टेंट है। पहला इनका वर्क आ जाता है होम एंड द वर्ल्ड, नेक्स्ट आता है चोकर बाली, देन वी हैव जोजा जोग, गोरा, द पोस्ट ऑफिस एंड चारू लता। ये कुछ उनके वर्क्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, जो कि जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। ऐसा बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से, तो लाइक जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होने चाहिए। नाउ सैमुअल बेकेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर्स, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक जो मैं बोल रही हूँ वो राइटर्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जिस पे मैं लिख रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट, तो समझ लीजिए कि ये तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपनी ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ा होगा वेटिंग फॉर गोडो, है ना। तो आप लोगों को ऑलरेडी, यू गाइज आर अवेयर अबाउट सैमुअल बेकेट। तो सैमुअल बेकेट का कौन सा वर्क है, वेटिंग फॉर गोडो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, प्लस में कैरेक्टर्स के साथ साथ वेटिंग फॉर गोडो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, हु इज़ गोडो। तो ऑल्दो गोडो जो था, सैमुअल बेकेट ने खुद बताया था कि उन्हें खुद नहीं पता कि गोडो कौन है। एंड व्लादिमीर एंड एरिस्टोगन, ये दोनों ही कैरेक्टर किसका वेट कर रहे होते हैं, तो बोथ द कैरेक्टर इज वेटिंग फॉर गोडो। एंड इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो सीन 1 है, एक्ट 1 जो है एंड एक्ट 2 पूरा प्रॉपरली सेम है। एक्ट 1 एक्ट 2 सेम है एग्जैक्टली। पहले एक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से एंडिंग होती है, दूसरा एक्ट भी वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से एंडिंग होती है। पूरे वर्क के अंदर व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन दोनों वेट करते रह जाते हैं, किसका, गोडो का, कि गोडो आएगा और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में वो सारी की सारी सॉल्व करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, गोडो आता ही नहीं है, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो पाती है। नाउ आपको क्या याद रखना है, सैमुअल बेकेट का कौन सा वर्क, वेटिंग फॉर गोडो। इनका वेटिंग फॉर गोडो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड वेटिंग फॉर गोडो इज एन कौन सा लिटरेचर का वर्क आ जाता है, अपसर्ड लिटरेचर का वर्क आ जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपसर्ड लिटरेचर की, तो अपसर्ड लिटरेचर का मतलब क्या होता है,
एंड साथ ही एग्जिस्टेंशलिज्म, इनका जो वर्क है ये अपसर्ड लिटरेचर एंड एग्जिस्टेंशलिज्म इस स्टाइल में लिखा गया है। अपसर्ड का मतलब क्या होता है? अपसर्ड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा वर्क जिसकी कोई मीनिंग ही ना हो, मीनिंग विदाउट मीनिंग। हमें लग रहा है कि उस वर्क की कोई मीनिंग है नहीं एक्चुअली में, लेकिन हम उसको अगर क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तब वी विल गेट टू नो कि एक्चुअली में इसकी मीनिंग क्या है। ओके, नाउ एग्जिस्टेंशलिज्म का मतलब क्या होता है? यानी कि एग्जिस्टेंस, हम जो ह्यूमन है उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म। तो ये दो मेन मेजर थीम है इनके वर्क के अंदर वेटिंग फॉर गोडो, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेटिंग फॉर गोडो अपसर्ड लिटरेचर एंड साथ ही एग्जिस्टेंशलिज्म स्टाइल में लिखा गया है। नाउ इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपसर्ड लिटरेचर किसने क्वाइन किया है एंड साथ ही एग्जिस्टेंशलिज्म ये टर्म किसने क्वाइन की है। ओके, अगर पता है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताओ मुझे। नाउ इसके अलावा सैमुअल बेकेट के ये इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, इन सारे वर्क्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कह सकती हूँ वेटिंग फॉर गोडो इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसके अंदर आप लोगों को कैरेक्टर्स के नाम पता होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। लक्की पोजो is also character, व्लादिमिर एस्ट्रागन एंड लकी पोजो। इसमें आपको पता होना चाहिए कि विच वन, लकी और पोजो में से विच वन इज स्लेव एंड विच वन इज द मास्टर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कैरेक्टर्स एंड या दैट्स इट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड ये जस्ट फॉर इन्फो, ये कुछ वर्क्स हैं उनके, बाकी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन स्किप दिस। नाउ नेक्स्ट राइटर हमारे पास आ जाती है वॉल सो यंगी। नेक्स्ट राइटर जो है हमारे सामने, ये एक अफ्रीकन लिटरेचर की राइटर हैं एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न की अगर हम बात करें CUET PG एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों के अफ्रीकन लिटरेचर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने लग गए हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ जो अदर लिटरेचर है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने इनको ऐड किया है इस वर्क के अंदर। नाउ इनका कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसकी अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, यहाँ पे एक्चुअली में मैंने वर्क मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर वर्क मेंशन कर देती हूँ। तो ये जो वर्क की जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कैरेक्टर्स, तो उस वर्क का नाम है द लायन एंड द ज्वेल। द लायन एंड द ज्वेल। नाउ दिस इज द वर्क जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। इस वर्क के अंदर बेसिकली कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? फर्स्ट इज बरूका, नेक्स्ट कैरेक्टर इज सीधी एंड थर्ड कैरेक्टर इज लखुली। लखुली, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करें, लेकिन हम इसे ऐसे ही कह सकते हैं, लखुल। ओके आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर लेना। ओके, नाउ बरूका क्या होता है? बरूका इज द विलेज के चीफ होते हैं बरूका, जो कि योरूबा विलेज से बिलोंग करते हैं। ही इज नोन एज द लायन, जिनको क्या बोला गया है? बरूका को लायन बोला गया है। नाउ बिकॉज ऑफ ही स्ट्रेंथ एंड द फॉक्स फॉर ही क्वीनिंग, ही इज अ, वैसे आपको इतनी ये सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। बरूका कैरेक्टर, सिद्धि कैरेक्टर एंड लखुनी, ये तीन कैरेक्टर हैं जो कि इन तीनों के बीच में हमें लव ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा बेसिकली। एंड लव ट्रायंगल में होता क्या है? बरूका एक ओल्ड मैन होता है, ओल्ड विलेजर होता है, एंड व्हाट हैपन कि उसकी ऑलरेडी किसी और से शादी हो रखी है, लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है एट द एंड कि उसकी शादी किससे हो जाती है? सीधी से वो शादी कर लेता है। लाइक ऐसे नहीं होता, जबरदस्ती भी नहीं कह सकते हम। सीधी के पास जब ऑप्शन आता है कि वो दोनों में से किससे मैरिज करेगी अपनी, तो सीधी रेदर टू चूज द यंगर वन, एक यंग स्कूल टीचर को चूज करने की बजाय वो क्या है, एक विलेजर को चूज कर लेती है। ओके, तो दिस इज द होल स्टोरी। क्यों
क्यों वो चूज कर लेती है? बिकॉज कहीं ना कहीं द होल स्टोरी रिप्रेजेंट कि किस तरीके से अफ्रीका के अंदर लोग जो हैं अपने नेटिव कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। ओके, तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इनका वर्क, द लायन एंड द ज्वेल। सबसे पहले तो टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल आपको याद होना चाहिए कि ये किसका वर्क है, किसने लिखा है ये वर्क। एंड बात करूँ मैं कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर द बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को इसकी स्टोरी बता दी एंड कैरेक्टर्स के बता दिए नाम आप लोगों को। ओके, टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल आप लोगों को पता होना चाहिए, टाइटल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, अफ्रीकन लिटरेचर के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। एंड यहाँ से इनसे क्वेश्चन तो कंफर्म मैं बोल सकती हूँ कि कंफर्म इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। नाउ गोगी वा थियों, गोगी वा थियों कौन थे? केनियन ऑथर थे, लीडिंग ईस्ट अफ्रीकन राइटर थे, लीडिंग ईस्ट अफ्रीकन राइटर। अब हुआ क्या था, यू गाइज नो कि अफ्रीका के अंदर ऑलरेडी अफ्रीका कॉलोनाइज हो गया था। तो जस्ट लाइक इंडिया के अंदर क्या हुआ था, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए थे। तो जस्ट लाइक अफ्रीका के अंदर जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज कर लिया तो इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गए थे राइटर्स, एंड इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे स्टार्टेड राइटिंग। लेकिन गोगी वा थियों पहले राइटर थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। एंड ही वॉज द वन जिन्होंने अपनी नेटिव लैंग्वेज में गिगोकी, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज थी, या दिस वन, गिकोयू या किकुयू जो भी बोल सकते हो आप, गिकोयू लैंग्वेज में, गिकोयू लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपनी राइटिंग, अपनी जो राइटिंग है, अपने वर्क्स लिखना स्टार्ट किए थे। नाउ अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू गाइज शुड नो कि गोगी वा थियों जो थे ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा करते थे। तो गिकोयू लैंग्वेज के अंदर, अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की थी। इसके अलावा इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क तो अगर मैं बोलूँगी दैट इज़ डीकोलोनाइजिंग माइंड, डीकोलोनाइजिंग द माइंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। आप लोगों को टाइटल पता होना चाहिए, प्लस में ये कब पब्लिश किया गया था, इन 1986, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट करा है इन्होंने अपने वर्क के अंदर। डीकोलोनाइजिंग द माइंड के अलावा हमारे पास अदर वर्क की बात करूं तो द ट्रायल ऑफ दिदन के माती, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि माओ माओ मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। माओ माओ मूवमेंट या माओ माओ अपराइजिंग हम कह सकते हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो द ट्रायल ऑफ दिदन की माती जो आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा होगा, लाइक जब आई वॉज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी तो हमारे कोर्स में ये था। तो अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे होंगे, अपनी ग्रेजुएशन की होगी, तो आपने ऑलरेडी इसको द ट्रायल ऑफ दिदन की माती को ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो मैं ये राइटर्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई नो, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि जो अगर कोर्स में पूछा जाएगा, अगर कोर्स में है ये टॉपिक, अगर कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में गोगी वा थियों है, तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी मैंने पढ़ा था, जो जो इम्पोर्टेंट राइटर्स मुझे लगते हैं वो सभी मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। नाउ इसके अलावा वीप नॉट चाइल्ड, द रिवर बिटवीन ये है, एंड देन द ग्रेन ऑफ व्हीट। इन सभी राइटर्स में थे, इन सभी राइटिंग्स में से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द ट्रायल ऑफ दिदन के माती। ये दोनों ही वर्क बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान लो। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं। तो कौन आ जाता है, नेक्स्ट आ जाते हैं चिनुआ अचीवी। चिनुआ की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स में से एक है।
ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर। एंड गोगी कहाँ से बिलोंग करते थे? केनिया से बिलोंग करते थे। नाउ चिनुआ कहाँ से बिलोंग करते थे? नाइजीरिया से बिलोंग करते थे। अफ्रीका में नाइजीरिया से बिलोंग करते थे। बस आपको इनके वर्क्स पता होने चाहिए। कौन से वर्क हैं इनके? थिंग्स फॉल अपार्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। थिंग्स फॉल अपार्ट के अलावा और कौन सी इन्होंने ट्रियोलॉजी लिखी है, 3 वर्क जो कि इन क्रोनोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्टली थिंग्स फॉल अपार्ट, नेक्स्ट वर्क आ जाता है इनका थिंग नो लॉन्गर ऑफ ईज 1960 एंड थर्ड वर्क आ जाता है इनका एरो ऑफ गॉड 1964। तो आप लोगों को ये तीनों ही वर्क्स के टाइटल आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड इसके अलावा अगर मैं बोलूँ, इसके अलावा आप लोगों के लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट की समरी, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन से कैरेक्टर को के साथ क्या होती है, ये सारी की सारी आप लोगों को पूरा प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इन डिटेल ये सब कुछ पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच क्रॉनिकल्स, और जो कि अभी लॉन्च हुआ है 2 दिसंबर से हम उस पर प्रॉपर क्लासेस लेने वाले हैं। तो आप उस बैच में इनरोल कर सकते हैं। एंड अभी आप लोगों को आप लोग अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे SM30 तो आप लोगों को 30% ऑफ यू मिलेगा उस बैच पर। तो आप लोगों को क्या कोड यूज़ करना है? SM30। इस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो उसके अंदर, उस बैच के अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स जो कि अभी मैं आप लोगों को इतना इन ब्रीफली नहीं समझा पा रही हूँ, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ ये इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर आ जाते हैं एल्बर्ट कामू। एल्बर्ट कामू जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच के राइटर थे एल्बर्ट कामू, हु वॉन नोबेल प्राइज इन 1957 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ही इज द यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थे जिन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ओके, नोबेल प्राइज के यंगेस्ट मैन थे ये। नाउ इनका जो वर्क है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एग्जिस्टेंशलिज्म को रिप्रेजेंट करता है इनका वर्क। ओके, तो इसके अलावा इनके जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं द प्लेग, द स्ट्रेंजर, द फॉल, ये 3 वर्क हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, एंड मिथ ऑफ सिसिपस, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, ये पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो दीज आर द फ्यू थिंग जो कि आप लोगों को याद करनी है एल्बर्ट कामू से रिलेटेड। नाउ आई होप कि आप लोगों को ये सारे ही राइटर्स आप लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो बैच में हम ये सारे के राइटर्स के वर्क्स हम इन डिटेल में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा बैच, इंग्लिश लिटरेचर का बैच क्रॉनिकल्स। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ कूपन कोड SM30, जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था? तो फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इंडिया से मिला था दैट इज RK नारायण, द गाइड 1960। RK नारायण को मिला था द गाइड वर्क के लिए इन 1960। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। बाय।